हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो पर एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो जूलॉजी पेपर 3 है बीएससी फर्स्ट ईयर का एम्ब्रियोलॉजी जो बुक है उसका एक टॉपिक है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन क्या होता है। तो पुनरुद्भवन होता क्या चीज़ है उसके बारे में और उसके टाइप्स वगैरह अपन डिस्कस करने जाएंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनरेशन इन सब के बारे में अपन बात करने जाएंगे। तो पहला है रीजनरेशन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो शरीर के एक भाग से पूर्ण प्राणी या फिर उसके किसी अंग के बनने की क्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है। यानी कि आप देखते होगे छिपकली की जैसे पूंछ टूट जाती है तो वो वापस से आ जाती है, तो ये पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हाइड्रा है जो उसमें क्षतिग्रस्त भागों को पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि हाइड्रा है जो अगर उसको बीच में से काट दें अपन तो जो दो भाग हैं वो या तो अलग अलग जीव का निर्माण कर सकते हैं, एक पूर्ण कंप्लीट जीव का निर्माण कर सकते हैं दो भाग अलग अलग से। और या फिर जैसे कोई चीज़ जैसे ह्यूमन के बींग के अंदर जैसे हमें घाव कोई चोट लग जाती है तो घाव का भर जाना वो पुनर्भरण कहलाता है, पुनरुद्भवन पुनर्भवन। यानी कि ये रीजनरेशन पुनरुद्भवन की क्रिया कहलाती है। यानी कि क्षतिग्रस्त स्थान का वापस से या तो आ जाना या फिर एक नए जीव की उत्पत्ति होना, ये कहलाता है पुनरुद्भवन रीजनरेशन। तो पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है अलग अलग जातियों वर्ग की समूह में अलग अलग हो सकती है। यानी कि जो लोअर जो होते हैं फाइलम वगैरह उनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग पाई जाती है। यानी कि उनमें क्या होता है कि पूरा जो शरीर है वो भी मतलब वो यूँ कह सकते हैं कि वो पूरा एक जीव की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे हाइड्रा ये लोअर ही तो है हाइड्रा, और जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है कि घाव वगैरह बढ़ते हैं, छिपकली की पूंछ वगैरह ये टूट के दोबारा आ जाती। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये जो लोअर और जो अपन है अपर क्लास के हैं जो मतलब अपर फाइलम ये जो सदस्य हैं इनमें है ये पुनरुद्भवन अलग अलग पाया जाता है। तो अब ये पुनरुद्भवन की डेफिनेशन होगी। फिर आता है टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, पुनरुद्भवन के प्रकार। इसको दो भागों में बांटा। किसने बांटा, क्लासिफिकेशन किसने किया, टी.एच. मॉर्गन ने 1901 के अंदर 1901 में दिया था टी.एच. मॉर्गन ने इसका क्लासिफिकेशन रीजनरेशन का। पहला आता है मॉर्फोलैक्सी या अंगांतरण। आप ज़्यादा हिंदी में ना पढ़ के इंग्लिश नाम याद रखो क्योंकि ये इंग्लिश नाम ये हिंदी का थोड़ा अटपटा लगेगा। तो इस टाइप का रीजनरेशन में क्या होता है कि क्षतिग्रस्त भाग ना सिर्फ पुनः विकसित होते हैं बल्कि इनके शरीर के एक छोटे से भाग से संपूर्ण जंतु का विकास हो जाता है। जैसे कि वो हाइड्रा वगैरह अपन ने पढ़ लिया हाइड्रा के बारे में कि अगर इसको दो बीच भागों में से काट दिया तो दोनों अलग अलग भाग विशेष कंडीशन में, यानी कि अपन अफेक्टिंग अफेक्टर्स पढ़ेंगे तो उनके बारे में बताओ। विशेष कंडीशन जैसे O2 हो गई, फूड वगैरह, इन सब की प्रजेंस में जो हाइड्रा है इसका जो अंग है वो एक नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि भाग वो आएगा तो आएगा साथ में पर नए जीव का भी निर्माण होगा। तो इसमें क्या है कि क्षतिग्रस्त भाग सिर्फ उन्हें विकसित नहीं होते बल्कि एक छोटे से भाग से संपूर्ण जंतु का निर्माण किया जा सकता है इसके अंदर। इसमें ये इसका मेन अंतर है, यानी कि इसमें पूरे जंतु का निर्माण किया जा सकता है। और दूसरा आता है एपीमॉर्फोसिस या अभिरूपांतरण। इस टाइप के रीजनरेशन में क्या होता है कि क्षतिग्रस्त अंग जो होता है वृद्धि करता हुआ संपूर्ण जंतु का निर्माण तो नहीं करता। जैसे अपने मॉर्फोलैक्सी में पढ़ा था उसमें तो निर्माण कर सकता है संपूर्ण जंतु का, इसमें निर्माण नहीं करता लेकिन इस स्थान पर नए अंग का निर्माण हो जाता है। जैसे कि ह्यूमन, इसका एग्जाम्पल देखो कि ह्यूमन जो होते हैं स्तनियों में घाव का भरना पुनर्भरण का एग्जाम्पल है, इनकी पुनरुद्भवन है एक तरह से। और छिपकली की पूंछ का टूट करके दोबारा आना, यानी कि इसमें जो अंग हैं वही बन रहे हैं ना कि पूरा जीव है। अब छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो उससे कोई पूंछ से पूरा जीव थोड़ा ना उत्पन्न होता है, केवल उसकी पूंछ ही तो बनती है। तो ये बता रहा है एफिमॉर्फोसिस या अभिरूपांतरण। और उसमें क्या हो रहा था, मॉर्फोलैक्सी में पूरे जीव का निर्माण हो रहा था। तो अपन ने पढ़ लिया है कि रीजनरेशन के टाइप और इसकी डेफिनेशन। अब फैक्टर अफेक्टिंग रीजनरेशन, यानी कि पुनरुद्भवन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, किन किन चीज़ की एब्सेंस है तो क्या क्या मतलब अफेक्टिंग क्या क्या फैक्टर्स करेंगे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला फूड। तो मोस्टली फूड रीजनरेशन को इफेक्ट नहीं करता। यानी कि अब ये थोड़ा ना कि अगर फूड किसी को नहीं मिलेगा ऑर्गेनिज्म को तो उसकी उत्पत्ति वहीं रुक जाएगी या फिर उसकी वृद्धि वहीं रुक जाएगी किसी अंग वगैरह की, नहीं। बल्कि ऐसा होता है कि अगर फूड उल्टा मिलेगा इसमें तो क्या होगा कि अंग है जो वो वृद्धि कर लेगा अच्छे से। तो यानी कि फूड अफेक्टिंग तो नहीं करता इतना, लेकिन ये एक ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि इसने एक प्रयोग किया था, किसने, मॉर्गन ने, प्लेनेरिया में। इन्होंने क्या किया था, प्लेनेरिया को दो भागों में बांटा, दाएं और बाएं अर्धांश के अंदर, यानी कि आधे आधे भाग कर रही है दाएं और बायां। तो बाएं भाग को भोजन दिया जबकि दाएं भाग को भोजन नहीं दिया। तो इन्होंने क्या देखा इसके परिणामस्वरूप, तो रीजनरेशन जो है दोनों अर्धांशों में तो होता है लेकिन बाएं भाग की तुलना में दाएं भाग छोटा रह जाता है। दाएं भाग छोटा क्यों रह गया, क्योंकि उसको फूड मिला ही नहीं और बाएं भाग को फूड दिया गया था, इसलिए उसकी वृद्धि अपेक्षाकृत पहले हुई है। तो अपन देख रहे हैं कि फूड की एब्सेंस प्रेजेंस में इतना फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि फूड एक पर्टिकुलर मेन वो है पर अफेक्टिंग फैक्टर है, यानी कि फूड की ज़रूरी है।
अगर फूड मिलेगा ज़्यादा तो ज़्यादा अंग विकसित होंगे, ज़्यादा जल्दी रीजनरेशन की क्रिया होगी, तो फूड का हो गया। अब आता है टेम्परेचर, तापक्रम। तो टेम्परेचर एक मुख्य कारक है जो रीजनरेशन को नियंत्रित रेगुलेट करता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो रीजनरेशन की क्रिया होती नहीं है, फिर तो धीरे धीरे चलती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो टेम्परेचर अफेक्टिंग हो गया फैक्टर। फिर आता है O2। तो O2 है जो रीजनरेशन को उत्प्रेरित करता है, यानी कि O2 की मात्रा पुनरुद्भवन की दर को नियंत्रित करती है। यदि O2 की मात्रा ज़्यादा होगी तो प्रमुकुल की लंबाई बढ़ेगी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में लंबाई नहीं बढ़ेगी। अब प्रमुकुल क्या होता है, यानी कि जो रीजनरेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो उसमें प्रमुकुल का निर्माण होता है, यानी कि तो उसके द्वारा ये, तो इससे क्या होता है कि प्रमुकुल की लंबाई बढ़ती है। और अगर O2 की एब्सेंस होगी तो लंबाई नहीं बढ़ेगी, और लंबाई नहीं बढ़ेगी तो रीजनरेशन अफेक्टिंग होगा, जरूर होगा। तो अपन ने देख लिया है रीजनरेशन के बारे में, इसकी डेफिनेशन, टाइप ऑफ रीजनरेशन, मोर्फोलैक्सी और एफिमॉर्फोसिस के बारे में, और फिर पढ़ा है फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनरेशन, फूड हो गया और टेम्परेचर और O2 देख लिया। अब और भी हैं अफेक्टिंग फैक्टर, एक्स किरण वगैरह, तो मतलब ये ज़्यादा मेन फैक्टर्स हैं। तो आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।